हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, दृष्टि का बीपीएससी 67th का प्रीलिम्स का सेट हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसके 60 प्रश्न हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपको पता है कि इस सेट में मैं बहुत ही डिटेल में आपको सारे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। बहुत ही डिटेल में आप हर एक प्रश्न को पढ़ रहे हैं, इसीलिए वीडियो को पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है। ठीक है, 60 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं और अब हम 61वें प्रश्न से इसको फिर से रीस्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा 61वां प्रश्न है कि कौन सी दुर्लभ मुद्रा का उदाहरण नहीं है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि दुर्लभ मुद्रा क्या होती है। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा क्या होती है ये पहले जानना ज़रूरी है। देखिए, मार्केट में ना, ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, वैश्विक बाज़ार में जिस मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा, यानी जो मुद्रा, जिस करेंसी की सप्लाई से उसकी डिमांड ज़्यादा है, यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी। जैसे कि अमेरिकी डॉलर, पौंड, यूरो, जापानी येन, ये सब इसका एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम अपने रुपया की बात करें, मतलब हमारे यहाँ की करेंसी जो है रुपया, तो अक्सर क्या होता है कि इसकी सप्लाई ज़्यादा होती है लेकिन डिमांड कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में ये आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो इसको हम सुलभ मुद्रा या सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो रुपया है और हमें जानना है कि दुर्लभ मुद्रा का उदाहरण नहीं है, तो रुपया सही आंसर है, डी। अगला प्रश्न, ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, ट्रेजरी बिल जो है ना, ये मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेसिकली भारतीय सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये होता क्या है कि इसके माध्यम से, ये ट्रेजरी बिल के माध्यम से गवर्नमेंट जो है वो पैसे उधार लेती है, बोरो करती है। किस तरीके से, तो मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्रेजरी बिल जारी कर दिया 5 लाख रुपए का। ठीक है, 5 लाख का ट्रेजरी बिल जारी किया और अब इसको किसी बैंक ने, ठीक है, किसी भी बैंक ने, जैसे एसबीआई, सीबीआई, किसी भी बैंक ने इसको लिया, लेकिन ये हमेशा ट्रेजरी बिल जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर बैंक्स खरीदते हैं। तो 3 लाख का है तो 4 लाख पे ही इसको एसबीआई ने ले लिया। अब ये ट्रेजरी बिल 3 अवधि के लिए होता है, या तो 91 डेज़ के लिए होगा, या 182 डेज़ के लिए होगा, या 364 डेज़ के लिए होगा। ठीक है, यानी 1 साल से कम का ही होगा। फिर जब मान लीजिए कि ये 91 डेज़ के लिए ट्रेजरी बिल को लिया है एसबीआई ने 4 लाख रुपए दे करके, इसका प्रिंटेड प्राइस कितना था, 5 लाख। तो अब जब 91 डेज़ बीतेंगे तो एसबीआई इस ट्रेजरी बिल को रिजर्व बैंक को वापस करेगा और रिजर्व बैंक इसके बदले में 5 लाख, यानी जो प्रिंटेड प्राइस था वो देगी। किसको, एसबीआई को। ठीक है, ये होता है ट्रेजरी बिल और जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कब स्थापित किया गया। ये सेबी की बात की जा रही है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी 1988 में, 1988 में। ठीक है, लेकिन फिर एक एक्ट आया था, सेबी एक्ट 1992 में, जिसके द्वारा इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। और चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों ऑप्शंस हैं, हमारे 1988 भी है और 1992 भी है, तो हम 1992 को सही मानेंगे, क्योंकि स्थापना तो 1988 में किया गया था, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जो दिया गया वो 1992 में, यानी 1992 में दिया गया है। और सेबी के मुख्यालय की बात करें तो ये है मुंबई में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। आप जितने भी कर देख रहे हैं, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए डी आंसर सही होगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का गठन 12 सितंबर 2016 को किया गया था। इसके अध्यक्ष जो हमारे फिनांस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, और इसके सदस्य जो होते हैं ना, वो दूसरे राज्यों के या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जीएसटी परिषद में हम देखें तो केंद्र और राज्य को मिलाकर टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है, यानी RCEP का सदस्य इनमें से कौन नहीं है।
राष्ट्र क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का सदस्य, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें 16 देश सदस्य हैं। इनमें से 10 आसियान देश हैं और चूँकि वर्ष 2019 में बात थी भारत के शामिल होने की, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ, तो भारत इस समय इसका सदस्य नहीं है। भारत शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य कब बना? शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना हुई थी 2001 में, और 2001 में इसकी स्थापना के बाद से इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सभी ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। भारत और पाकिस्तान को इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा 2017 में दिया गया, जून 2017 में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स के संकेतकों में से एक नहीं है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के संकेतकों में से नहीं है। इसमें से कौन सा, हमें ये बताना है। तो बाल मृत्यु दर इसमें है, विद्यालय में उपस्थिति भी इसमें आता है, स्कूल अटेंडेंस रेशियो, स्वच्छता भी इसमें आती है। क्या नहीं आता है इसमें? इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं आता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कोरोना आपदा के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी किस प्रकार हो रही है, किस शेप में हो रही है? देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि कोरोना आपदा के बाद जो भारत की इकोनॉमी है, ये वी शेप की रिकवरी हो रही है, वी शेप रिकवरी। अब ये वी शेप रिकवरी क्या होती है? यानी यहाँ पर पहले तो अर्थव्यवस्था गिरते गिरते मंदी आ गई, फिर धीरे 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 ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ग्राफ पे वी आकार की दिखती है, इसको वी शेप रिकवरी कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित घरेलू निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सोलर इन्वर्टरों पर शुल्क 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसको 5% से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। और सोलर लालटेन की बात करें, जैसा कि ये सोलर इन्वर्टर की बात है, लालटेन के बारे में पूछा जाए तो 5% से बढ़ा के 15% किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के कुल निर्यात का में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है? देखिए, इसका आंसर देकर के आर्थिक समीक्षा के बारे में एक बात आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर है 48। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 48% है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि मैं एक बात बताती हूँ। आर्थिक समीक्षा जो होती है ना, ये 3 हिस्सों में आती है। 3 हिस्सों का सेंस, 3 हिस्से का मतलब मैंने कह रही हूँ कि 3 पार्ट में आती है। मतलब देखिए, जैसे अभी हमारा ये कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? ये 2022 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, 2021-22 ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2022 तक हमारा ये वित्तीय वर्ष चलेगा। अभी इसके आना तो बाकी है, 31 मार्च 2022 तो अभी आया नहीं है, तो हमारे पास इसका डेटा तो कंप्लीट है नहीं, और आर्थिक सर्वेक्षण तो पहले ही आ गया है, तो ये थोड़ा सा एस्टिमेटेड डेटा होता है। लेकिन इसके पहले का जो है ना 2020-21 का जो डेटा है, जो 31 मार्च 2021 तक का डेटा होगा, वो तो हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको भी आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल करते हैं। ठीक है, इसको भी आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल करते हैं। ठीक, और जो हमारा आने वाला जिसके लिए बजट पेश किया गया है, उसके भी अनुमान को हम शामिल करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए प्रश्न 2020-21 के विषय में है, जिसका आंसर है 48। अगला प्रश्न है, सरकार की राजस्व प्राप्तियों में से इनमें से कौन शामिल नहीं है? अब सरकार की जो राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, ये 2 तरीके से होती हैं, 2 भागों में इसको बांटा जाता है सरकार की प्राप्तियों को। एक होती है राजस्व प्राप्ति और एक होती है पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, राजस्व प्राप्ति में जो आते हैं, इनमें हम देखेंगे कि जो सरकारी उपक्रमों से जो लाभ प्राप्त होता है, जो प्रॉफिट होता है, जो करेंसी की छपाई और टकसाल से होते हैं, जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स से प्राप्त होता है, ये सभी राजस्व प्राप्ति में आती है। लेकिन आंतरिक बाजार की उधार, यानी बाजार के अंदर जो उधार का प्रोसेस चल रहा है, वो आपके राजस्व प्राप्ति में नहीं आएगी, वो पूंजीगत प्राप्ति में आती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। इनमें से किसे समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है? समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को, जॉन मेनार्ड कीन्स को। ठीक है, अब समष्टि अर्थव्यवस्था का जो कंसेप्ट है ना, ये जो हमारी महामंदी आई थी 1930 के दशक के समय, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उस समय अर्थशास्त्र 2 भागों में बट गया, व्यष्टि और समष्टि।
ठीक है। इन्होंने जो जॉन मेनार्ड किन्स हैं, इन्होंने एक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। इसके पब्लिकेशन के बाद से, इसके पब्लिश होने के बाद से समष्टि अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट आया। ठीक है। समष्टि जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं इसको, इंग्लिश में बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो व्यष्टि होती है वो मिनी इकोनॉमिक्स होती है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश है चीन। और अगर भारत की बात करें तो भारत इस मामले में तीसरे नंबर पे आता है, और ये आंकड़ा है 2019 का। आगे बढ़ते हैं। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, थोक मूल्य सूचकांक जारी किया था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ये बड़ी संख्या में, ये बेसिकली जो थोक मूल्य सूचकांक होता है ना, ये थोक व्यवसायियों के द्वारा जो अन्य व्यवसायियों को बड़ी संख्या में चीज़ें बेची जाती हैं, उनके कीमतों में जो चेंजेज आते हैं प्राइसेस में, उसको मेज़र करता है। इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे आपके जीडीपी हैं, आईआईपी है, इस तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स होते हैं, इनके आधार पर पूरे वर्ष के सूचकांक को एक तरीके से आप कहिए तो WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के लिए 2004 से 5 को अपडेट करके 2011 से 12 किया गया, एक बेस ईयर बनाया गया 2011-12 को। और ये जो 2011-12 को बेस ईयर बनाया गया ना, ये 2017 से इसको बेस ईयर बनाया गया। बेस ईयर का मतलब कि इस दिन को, इस ईयर को सरकार मान लेती है कि इसी साल के कंपैरिजन में हम सारा डेटा अपना जारी करेंगे। अगले प्रश्न। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये है मध्य प्रदेश। सी, मध्य प्रदेश सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार 2020 में खाद्य असुरक्षा से प्रभावित जनसंख्या कितनी है? देखिए, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने 2021 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस को जारी किया। इसके अनुसार 2020 में 40 मिलियन लोगों को भूखमरी की ओर धकेलने का मुख्य कारण आर्थिक संकट था। यानी यहाँ पर हमें जब हम आगे देखेंगे आंसर को तो हमें मालूम चलेगा कि 2016 से 2020 के बीच, ठीक है, 2016 से 2020 के बीच जो खाद्य असुरक्षा से प्रभावित जनसंख्या की संख्या है ना, ये 147 मिलियन हो गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? इस मेज़बानी को किया है इटली ने। इसका आयोजन बेसिकली हम देखें तो जब 21 मई 2021 को किया गया था, इसकी मेज़बानी यूरोपियन आयोग के सहयोग से इटली के द्वारा की गई थी, और इसमें कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए एजेंडे को अपनाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के 6 स्थलों में से कौन से हैं? ठीक है, देखिए, अभी भी जैसा कि प्रश्न ही बता रहा है कि भारत के 6 स्थलों को शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित सूची में। इसमें जो स्थल शामिल किए गए हैं वो है वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम का मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मराठा सैन्य वास्तुकला, हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, इसमें भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, ये सभी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे 3 आंसर सही हैं, इसलिए ई ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न। आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार बेसिकली देखा जाए तो तेलंगाना के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरेनियम के सबसे हल्के रूप यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की? ये खोज की है चीन के वैज्ञानिकों ने। ये विश्व में अभी तक का सबसे हल्का यूरेनियम माना जा रहा है। ये खोज वैज्ञानिकों को अल्फा कण के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने में मदद करेगी, क्योंकि अल्फा कण में क्या होता है कि जब ये इनका जब क्षय होता है ना, तो ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अलग हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और आश्रम जैसे स्कूलों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया है? ये समझौता किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। 17 मई 2021 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने समावेशी कौशल आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिहाज से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और आश्रम जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन को लेकर के माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम भी चलाया गया है, सफलता के लिए युवाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए किस नीति की घोषणा की है? आरबीआई ने घोषणा की है हीलिंग टच, यानी जख्मों पर मरहम लगाने की नीति। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में बहुत सारे आर्थिक दुष्प्रभाव आए, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई है भारत में, आपने देखा। तो इस सिचुएशन से निकालने के लिए हीलिंग टच नाम का ये नीति, इस नाम की पॉलिसी आरबीआई ने शुरू की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है? अभी आपको मालूम होगा ब्लैक फंगस काफ़ी चर्चा में था हाल में ही। कोविड-19 से पीड़ित या जो ठीक हो चुके मरीज थे उनमें ब्लैक फंगस तेज़ी से आ रहा था। ये एक गंभीर कवक संक्रमण है और ये म्यूकरमाइकोसिस नाम के फफूंद के कारण होता है। तो म्यूकरमाइकोसिस यहाँ इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने वाली एंड्रिया मेजा किस देश की नागरिक हैं? एंड्रिया मेजा जो है ये नागरिक हैं मैक्सिको की। इन्होंने फ्लोरिडा में आयोजित 69वें संस्करण मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। पहली बार 2020 में जब इसका आयोजन होना था तो इसको कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। ये 31 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच किया जाएगा। भारत की बात करें तो भारत में होने वाला ये दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। इसके पहले 2017 में पुरुषों का अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन भारत में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। ये पुस्तक 1949 से लेकर के 1962 तक की घटनाओं का विश्लेषण करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर राज्य रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये निर्णय लिया गया है असम सरकार के द्वारा। असम कैबिनेट ने असम रत्न पुरस्कार को स्थापित करने का निर्णय लिया है और बेसिकली समाज में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर साल एक व्यक्ति को असम रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की पुरुष एकल श्रेणी का विजेता कौन बना? देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का आयोजन किया गया था और इसमें पुरुष एकल श्रेणी के विजेता बने थे नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं। महिला एकल की बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा, जो चेक गणराज्य की हैं, ये इसकी विजेता बनी थी। पुरुष युगल के बारे में आपको बता दूं कि पियरे ह्यूग्स जो फ्रांस के हैं और निकोलस माहुत जो फ्रांस के हैं, इन दोनों ने मिलकर के पुरुष युगल जीता था। महिला युगल में बारबोरा क्रेजिकोवा और कटरीना सिनियाकोवा ये दोनों मिलकर जीती थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर और अनुसमर्थन के साधन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भारत और डेनमार्क के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आप जानते हैं शांति सूचकांक, खुशहाली सूचकांक, इस तरह की चीज़ों में मैक्सिमम यही सब कंट्रीज रहते हैं। यहाँ भी आंसर है आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स के शांति के स्तर पर 163 राज्यों और क्षेत्रों को रैंक दिया जाता है। ये जो संस्करण था ये 15वां संस्करण था इसका। अगला प्रश्न है, बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन करने वाला जिला है पूर्वी चंपारण, जबकि अगर सबसे कम दलहन उत्पादन की बात करें तो वो अररिया में की जाता है। अररिया में सबसे कम दलहन उत्पादन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहा? प्राथमिक घाटा रहा है 1.1%। प्राथमिक घाटा होता क्या है? तो जो राजकोषीय घाटा होता है ना, उसमें से जब हम ब्याज की देनदारी को निकाल देते हैं, इंटरेस्ट की देनदारी को निकाल देते हैं, तो जो बचता है वही प्राथमिक घाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चावल सबसे कम तथा सबसे अधिक उत्पादकता वाले जिले कौन हैं? ये सबसे कम उत्पादकता वाला जिला है चावल का पूर्वी चंपारण, और सबसे ज़्यादा सबसे कम उत्पादकता वाला जिला है मधुबनी, और सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाला जिला है रोहतास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि के अंतर्गत आता है? ये आता है 11.9%। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिजली की खपत के मामले में शीर्ष 3 जिले में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो जब हम बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिजली की खपत में 3 शीर्ष जिले निकालेंगे तो हमें मिलेगा पटना, गया और मुजफ्फरपुर। तो हमें क्या नहीं मिलेगा? शिवहर। ए यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता किस जिले की है? सबसे ज़्यादा फसल सघनता है शिवहर जिले की। यहाँ फसल सघनता 1.91% थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री मातृ योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात जो होता है ना, वो 60-40 का होता है, यानी 60 केंद्र और 40 राज्य, तो ये भी सही है। इसमें सहायता राशि जो होती है वो 5,000 की होती है और भी 3 किस्तों में दी जाती है, लेकिन यहाँ हमसे क्या कहा जा रहा है? 5 किस्त। ये गलत है। और सहायता राशि केवल पहले 2 बच्चों के लिए ही दी जाती है, 2 प्रसव के लिए दी जाती है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है केवल पहले प्रसव के लिए, तो ये भी गलत है। इसलिए आंसर हमारा होगा ई। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की के परिवार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है? बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो है, इसके तहत शादी के समय लड़की के परिवार को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, तो ऑप्शन बी सही है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार के औसत निर्भरता अनुपात तथा भारत के औसत निर्भरता अनुपात में कितने प्रतिशत का अंतर है? ये अंतर हम देखेंगे तो रहेगा 11.6% का, क्योंकि बिहार में जो औसत निर्भरता अनुपात है ये 61.1% है, जबकि भारत में ये अनुपात 49.5% है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? बिहार की जो आर्थिक समीक्षा 2020-21 की आई है, इसके अनुसार जो सकल राजकोषीय घाटा है ये रहा है 3%, जबकि राजस्व घाटा की बात करें तो वो रहा 2.8% और प्राथमिक घाटा 1.1%। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए, केसरिया बौद्ध स्तूप जो है ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने जून 2021 में आए किस चक्रवाती तूफान से हुए फसल नुकसान को देखते हुए किसानों को मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है? जून 2021 में जो चक्रवाती तूफान आया था ये था यास, और इसी से जो फसल का नुकसान हुआ ना, उसके लिए बिहार सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की। 100 करोड़ तक मुआवजा देने की घोषणा सरकार ने की। हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में मधुबनी जिले में मिट्टी की खुदाई जब हो रही थी, वहाँ पे पुरातात्विक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं, जिनसे कि पता चलता है कि यहाँ कोई पुरानी नगर सभ्यता रही होगी। मधुबनी जिले के पंडोल प्रखंड के इसहपुर गाँव में एक नदी है जो लगभग लुप्त हो चुकी है, अमरावती नदी। इसके खुदाई के दौरान एक दीवार मिली, बर्तन के टुकड़े मिले और भगवान राम, सीता और हनुमान से जुड़े हुए कुछ टोकन भी मिले हैं।
अगला प्रश्न है, जून 2021 के अनुसार जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मशरूम के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? मशरूम के उत्पादन में बिहार को देश में तीसरा स्थान प्राप्त है। अगर बात करें कि प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान ओडिशा का है और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। आपको बता दें कि बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर मशरूम उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसने 2020-21 में 21,325 टन मशरूम का उत्पादन किया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? ये निर्णय किया गया है दरभंगा स्टेशन को, दरभंगा रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के आकार में विकसित करने का निर्णय किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार जेंडर बजट 2021-22 के अनुसार बिहार के बजट का कितना प्रतिशत महिलाओं के कल्याण संबंधी योजनाओं हेतु आवंटित किया गया है? ये आवंटन हुआ है बेसिकली 15.80%। यही अगर बिहार की GSDP की बात करें तो इसका 4.56% महिलाओं के कल्याण संबंधी योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष से शुरू की गई थी? बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया शुरू की गई थी 2013-14 से, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में 2013-14 है नहीं, तो इसलिए हम ई ऑप्शन को सही मानेंगे। ऐसा देखा गया ना कि बिहार में कुल आबादी का लगभग 48% हिस्सा बच्चे हैं, यानी कि 0 से 18 वर्ष के उम्र समूह में आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार हरित बजट 2020-21 के अनुसार हरित बजट के लिए शामिल विभागों के कुल स्कीम बजट का प्रतिशत कितना है? देखिए, बिहार का हरित बजट 2020-21 के अनुसार हरित बजट के लिए जो विभाग हैं, इनके कुल स्कीम बजट का जो हरित प्रतिशत है, यानी ग्रीनरी का जो परसेंटेज है, वो है 7.01%। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत है? तो राजकोषीय घाटा जो है ये है 2.97%। राजकोषीय घाटा 2.97%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? वर्ष 2019-20 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला, इसका सही उत्तर है सी, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में से सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवासी लौटे थे गुजरात से, लगभग 3.7 लाख प्रवासी आए थे। अगला प्रश्न है, मई 2021 में बैसाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? इस समय भगवान बुद्ध की 3000वीं जयंती मनाई गई थी बोध गया के महाबोधि मंदिर में। नहीं, 3000वीं नहीं, माफ़ कीजिए, 2565वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, क्षमा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सरकार ने कोविड-19 से मृत्यु होने पर परिजनों को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने कोविड-19 से मृत्यु होने पर मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, सहायता राशि के रूप में प्रदान करने की घोषणा की है, यानी कि यहाँ सही आंसर होगा ई। बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए, इस योजना की शुरुआत की गई है 1 जून 2021 को, यानी ए आंसर सही है। इसकी शुरुआत की गई है कि सभी महिला उद्यमियों को नया उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का ऋण देगी। इसके अलावा सरकार द्वारा कुल लागत का 50% या अधिक 5 लाख का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा और बाकी के 5 लाख बिना ब्याज के प्रदान किए जाएंगे। ये राशि लाभार्थी को 84 किस्तों में वापस करनी होगी। इसके साथ ही साथ इसके लिए लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 यानी कि इंटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब इन कथनों को हम देखेंगे और अभी मैंने आपको कुछ जानकारियाँ दी, उस सबके अनुसार हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि पहला कथन जो है ये गलत है, क्योंकि 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख का अनुदान दिया जाएगा। दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि 10+2 होना चाहिए, स्नातक उत्तीर्ण होने जैसी बात कुछ नहीं है। अनुदान राशि का भुगतान 84 किस्तों में होना चाहिए, यहाँ 60 लिखा है।
और लाभार्थियों को प्रशिक्षण की बात जहाँ तक है तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सही होगा ई, क्योंकि एक से ज़्यादा उत्तर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा पद A76 जो है ये क्या है। देखिए A76 बर्फ़ का एक विशाल टुकड़ा है, स्पेनिश द्वीप है मजोरका। इससे भी बड़ा बर्फ़ का एक विशाल टुकड़ा अंटार्कटिका के जमे हुए तटों से बहते हुए वेडल सागर में पहुंचा है और ये इस समय विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड बन चुका है। इसका नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा A76। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड के तहत इनमें से कौन से भारतीय नौसेना के जहाज को तैनात नहीं किया गया था। यहाँ इसका आंसर है INS रणविजय। बाकी जो सभी हैं INS कोलकाता, तलवार और जलाश्व, इन तीनों को ही तैनात किया गया था, बस INS रणविजय को तैनात नहीं किया गया था। इस योजना की बात करें ऑपरेशन समुद्र सेतु की, तो इसको 2020 के मई में नौसेना ने शुरू किया था और कोविड-19 के प्रकोप के बीच जो पड़ोसी देश में लगभग 4000 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, इनको इस ऑपरेशन के द्वारा सफलतापूर्वक लाया गया था। जबकि हम बात करें ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड पार्ट की, तो इसमें हुआ ये था कि मई 2021 में विभिन्न देशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह इनसे संबंधित चीज़ों को शिपमेंट के लिए तैनात किया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से किसे मई 2021 में गोल्डन वीज़ा दिया गया था। देखिए गोल्डन वीज़ा दिया गया था, अब ये गोल्डन वीज़ा होता क्या है अभी इसकी बात हम करेंगे। ये दिया गया था संजय दत्त को, बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को UAE के द्वारा दिया गया था। अब ये गोल्डन वीज़ा होता क्या है। देखिए गोल्डन वीज़ा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा शुरू किया गया एक दीर्घकालिक निवास वीज़ा कार्यक्रम है। ये 5 या 10 साल का वीज़ा इसमें दिया जाता है और ये रिन्यूएबल होता है। UAE ने पहली बार 2018 में इस वीज़ा योजना की शुरुआत की थी, घोषणा की थी, और इसके बाद से इन्होंने 2019 से कुछ विदेशी निवेशकों, उद्यमियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और छात्रों को ये वीज़ा देना शुरू किया। अगला प्रश्न है, प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई थी। इस रिपोर्ट को जारी किया गया था वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और IUCN के द्वारा। ठीक है, IUCN ने के द्वारा एक वैश्विक गैर लाभकारी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी है, इन दोनों के सहयोग से इसको जारी किया गया था। इसीलिए यहाँ पे हमें आंसर में IUCN भी मिल रहा है, इसके साथ ही साथ हमें UNEP भी मिल रहा है, तो यहाँ आंसर होगा ई। अगला प्रश्न है, 21 मई 2021 को सेवा मुक्त किया गया भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक कौन सा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी INS राजपूत। INS राजपूत को नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त किया गया था 21 मई 2021 को। ये भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में व्यापक रूप से समाचारों में रहा इकोवास क्या है। व्यापक रूप से समाचार में रहा इकोवास, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आपको पता है। ये बेसिकली पश्चिम अफ्रीका में स्थित 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है। ठीक है, तो ये इसका डी आंसर सही होगा। इसकी स्थापना जो हुई थी ना 1975 में हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गोवा किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है। गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है 30 मई को। 30 मई 1987 के दिन ही गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। इसके साथ ही साथ दमन और दीव और गोवा दोनों को ही पुर्तगालियों से, आपको बता दें कि 1961 में अधिग्रहित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। गोवा की राजधानी तो आप जानते हैं, इसकी राजधानी पणजी है। अगला प्रश्न है, पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये कारनामा इन्होंने कौन सी जगह पे अंजाम दिया है। ये हुआ है दुबई में। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई, जिसमें 75 किलोग्राम का महिला पदक का स्वर्ण पदक इन्होंने जीता महिला वर्ग में। ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है इस एस्पेक्ट में, इस मामले में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम के मामले में। अगला प्रश्न है, सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लीगेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है, जो जुलाई 2021 में रिलीज होगी। जुलाई 2021 में रिलीज होने वाली
बल्कि जो हो चुकी होगी, क्योंकि दृष्टि ने ये सेट पहले ही इशू किया था। तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं विक्रम संपत। इन्होंने 1924 से लेकर के 1966 तक वीर सावरकर के जीवन की घटनाओं के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने एरो इंजन के लिए नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग तकनीक विकसित की है? इस तकनीक को विकसित किया है DRDO ने। ठीक है, DRDO ने एरो इंजन के लिए नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग तकनीक विकसित की है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ये चुना गया था जगजीत पवाड़िया को। जगजीत पवाड़िया को ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में होने वाली पहली भारतीय नियुक्ति है। स्पेशली भारतीय महिला ये पहली हैं और इस पद पर नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, इस बोर्ड के बारे में आपको बता दूं, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और ये एक अर्धन्यायिक निकाय है। साथ ही साथ ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनातोली कोलिनेट-मकोसो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है कांगो गणराज्य का। इन्होंने क्लेमेंट मोम्बा की जगह ली है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? भारत में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड में हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हमारा होगा ई। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। उनके भरण पोषण, शिक्षा और 21 वर्ष की आयु तक रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सरकार करेगी। इसके अलावा अनाथ बच्चों को 3000 रुपये प्रति माह का गुजारा भत्ता भी मिलेगा और राज्य की सरकारी नौकरियां जो होंगी उनमें 5% का क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही कह सकते हैं कि विकास के लिए या अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु ये बहुत ही अच्छी योजना, कल्याणकारी योजना कही जा सकती है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में नया प्रशासन लागू होने के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से दौरा किया? यहाँ का तो इसके जो हम आंसर देखेंगे वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देश में नया प्रशासन लागू होने के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से अमेरिका का दौरा किया। इसके साथ ही अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिमुर्ग इनमें से किस देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जिसे मई 2021 में लॉन्च किया गया? ये ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। वर्तमान में इसकी जो प्रसंस्करण क्षमता है वो ये 0.56 पेटाफ्लॉप है और धीरे धीरे ये लगातार बढ़ती जा रही है। इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रैफिक और मौसम से संबंधित डेटा और इमेज प्रोसेसिंग वगैरह में किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर शेल्टर कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर शेल्टर स्थित है खगौल में। पटना के खगौल में राज्य के पहले ट्रांसजेंडर होम कम कौशल प्रशिक्षण केंद्र ने काम करना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के शगरिमा गृह ने आप कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा में एकीकृत करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की है। अगला प्रश्न है, बिहार बाल सहायता योजना कब शुरू की गई थी? बिहार बाल सहायता योजना शुरू की गई थी 30 मई 2021 को। इसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी और ये योजना उन बच्चों को वित्तीय और आवासीय सहायता प्रदान करेगी जिनके माता पिता में से कोई एक या दोनों की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हो गई है। बच्चों को 18 साल की आयु तक 1500 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही जिनके कोई अभिभावक नहीं है उनकी देखभाल बाल गृहों में की जाएगी और इतना ही नहीं, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन भी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर बिहार सरकार ने इनमें से कौन सी योजना शुरू की? इसका सही उत्तर है एग्रो हैकाथॉन। माफ़ कीजिए, इसका सही उत्तर है कृषि वानिकी योजना। मुझे लगा एग्रो कृषि, तो एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री भी कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री योजना शुरू की। इसका उद्देश्य बिहार में रोजगार प्रदान करना और हरित आवरण को बढ़ाना है। ये किसानों को उनकी कृषि भूमि पर पारंपरिक फसलों के साथ साथ वृक्ष लगाने
और दूसरी फसलें उगाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इसमें बहुत तरह के वृक्ष लगाए जाते हैं, अमरूद, गंभार, आंवला, महोगनी, सागौन, पीपल, जामुन, कचनार, नीलगिरी, नीम, कदम, बहुत सारे पलास, इस तरह के पेड़ लगा करके और कोशिश की जाती है कि अगर फसल का नुकसान हो जाता है तो भी किसानों की आय में वृद्धि हो सके। ग्रामीण निर्माण विभाग परियोजना के तहत सड़क के किनारे, तालाब के किनारे और निजी भूमि पर वृक्षारोपण का काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले ने इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 जीता? ये अवार्ड जीता है रोहतास ने। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। रोहतास जिला में किसानों की आय का जरिया हर साल खेतों में जलाई गई फसल के अवशेषों को ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने तेजस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? आपको याद होगा, ये प्रश्न मैंने भी शामिल किया था। सही उत्तर है इसका सी, डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे। इन्होंने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पहले एग्री हैकाथॉन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ हम देखेंगे इस प्रश्न को। तो भारत का जो पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन है, इसका उद्घाटन भागलपुर में डॉक्टर श्रवण कुमार द्वारा किया गया। श्रवण कुमार जो कि कृषि विभाग के सचिव हैं बिहार सरकार के, और परियोजना से संबंधित जो विश्वविद्यालय है वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर यानी भागलपुर था। और ये एग्री हैकाथॉन जारी करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। और इसका सही उत्तर है, चूँकि कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें बी सही नहीं है। बाकी ए भी सही है, बी भी, सी भी सही है और डी भी सही है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार केरल इस सूची में सबसे ऊपर है। इनमें से कौन सा राज्य सूची में सबसे नीचे है? तो इसमें सबसे नीचे है बिहार। हालांकि बिहार ने अपने प्रदर्शन में 2 अंकों का सुधार किया है, लेकिन अभी भी ये नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सुपौल जिले में 130.1 मेगावाट की दगमारा जल विद्युत परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके कथनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। कोसी नदी पर परियोजना को लागू करने के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही है। NHPC और BSHPCL ने हस्ताक्षर किए हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। दूसरे कथन को हम पढ़ें तो MOU पर वस्तुतः विश्वजीत बसु और आलोक कुमार के हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें विश्वजीत बसु जो है NHPC के निदेशक हैं और आलोक कुमार BSHPCL के प्रबंध निदेशक हैं। तो ये कथन भी हम देख रहे हैं कि सही नहीं है, क्योंकि इस पर जो विद्युत राज्य मंत्री हैं भारत सरकार और इसके अलावा बिहार सरकार की उपस्थिति में जो हस्ताक्षर किए गए, और हाँ दोनों के ही, इन दोनों ने ही किए, विश्वजीत बसु जी और आलोक कुमार ने ही किए, लेकिन उपस्थिति हमारे मंत्रियों की भी थी। तीसरा कथन हम देखते हैं कि बिहार सरकार परियोजना पर व्यय के लिए 700 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। ये कथन भी सही है। और इस परियोजना के अगर हम स्वामित्व की बात करें तो ये निश्चित रूप से NHPC के स्वामित्व में ही रहेगी, यानी कि सारे कथन सही हैं। तो गलत कौन सा है? कोई भी नहीं, इसलिए ई हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा आई फैमिलिया की भूमिका है? देखिए, आई फैमिलिया की भूमिका की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ये DNA के उपयोग से लापता या अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करना, ये आई फैमिलिया की भूमिका है, मुख्य भूमिका है। तो ए आंसर यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है कि मेगा फूड पार्क योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मेगा फूड पार्क योजना के बारे में जितने भी कथन दिए गए हैं हमें, इनमें से हम देखेंगे एक एक करके कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दूसरा कथन है कि ये योजना 2008 से 9 में शुरू हुई थी, ये भी ठीक है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस योजना को पूरे देश में लागू कर रहा है, ये भी सही है। और वर्तमान में देश में 22 मेगा फूड पार्क चालू है, ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ई, क्योंकि सारे के सारे कथन तो सही हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप का नाम क्या है? इस शिप का नाम है मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400 आरबीएम की सहायता से समुद्री अनुसंधान संस्थान ने इसे बनाया है। ये एक 15 मीटर लंबी मानव रहित शिप है और ये शिप जलीय स्तनधारियों का अध्ययन, इसके अलावा पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध डार्विन का मेहराब प्राकृतिक रूप से ढह गया, ये किस द्वीप समूह में स्थित है? ये स्थित है गैलापागोस द्वीप समूह में। इस पर गैलापागोस द्वीप समूह पर प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना थी डार्विन का मेहराब, जिसे हम डार्विन्स आर्क भी कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से ढह गया है। ये पत्थर का बना हुआ था और चार्ल्स डार्विन ने 1835 ईस्वी में यहीं पर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को विकसित किया था, इसीलिए इसे डार्विन्स आर्क कहते थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग के इनमें से किस सीईओ का कार्यकाल बढ़ा दिया है? भारत सरकार ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल बढ़ा दिया और इनको, चूँकि इनका कार्यकाल एक बार बढ़ाया गया था और इसके बाद जून 2019 में इनका कार्य 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि अब जून 2022 में ये यहाँ से इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड रोधी दवा 2DG बनाई है? ये बनाई है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। आंसर ए सही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और देख रहे हैं आप कि अब हम आपके साथ कंटिन्यू हैं, रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं। अब आप हमारा साथ न छोड़ें, आप इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं इसी के साथ। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये आत्मकथा है सुरेश रैना जी की। हाल ही में पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक का विमोचन किया। इसके सह लेखक हैं भरत सुंदरसन। इन्होंने इस पुस्तक में भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का वर्णन किया है। बिलीव जिसे सचिन तेंदुलकर ने अपने बाँह पर टैटू के रूप में बनवाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की वह महिला पत्रकार जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये कौन है? ये है मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन को पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में, स्पेशली पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रत्येक विजेता को इसमें एक प्रमाण पत्र और $15,000 इनाम के रूप में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव नंदन सहाय को। ये एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और साथ में पूर्व ऊर्जा सचिव भी रहे हैं। इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसको हम शॉर्ट में PNGRB भी कहते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटिंग बोर्ड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने इनमें से किस फल की अनूठी किस्म विकसित की है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने अमरूद की एक नई किस्म बनाई है जिसको ब्लैक गुआवा या काले अमरूद के नाम से जाना जाता है। अंदर से लाल गूदा होता है और ऊपर से ये काला होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, खनिज, विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। 3 वर्षों के वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान इसको विकसित किया गया है। इसके आकार, सुगंध और इसके जैव काल में कुछ सुधारों के बाद जल्दी ही इसको कमर्शियल फार्मिंग के लिए भी जारी किया जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमारे आज के ये प्रश्न समाप्त होते हैं। 2 सेट में हमने इस सेट को डाला, इस प्रश्नों को डाला। आपने देखा कि मैंने सारे प्रश्नों को डिटेल में बताने की आपको कोशिश की। बहुत कम ही प्रश्न ऐसे होंगे जो कि जनरल से प्रश्न थे, उन्हीं को मैंने केवल आंसर बता करके और एक लाइन में ख़त्म करके मैं आगे बढ़ी थी। इसके साथ ही इंतज़ार कीजिए हमारे अगले सेट का। थैंक यू, आपके प्यार का मुझे बहुत इंतज़ार है। हमारे वीडियो पर आपकी लाइक साइज का भी इंतज़ार है, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।